गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी सोनी। आज बंधु पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाटू श्याम जी से आप सभी का क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं व उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार होती है। तो इसके आप पहले बिंदु देख लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु हम किस किस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि के परिघटक या इसको बोल सकते हैं कारण। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करेंगे धनात्मक व ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, वह जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं। ये वाली जो अवस्थाएं हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे, जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं और जनसंख्या संगठन। ये हमारे 4 बिंदु बचे थे। आज हम इस टॉपिक को इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास है आपकी 12, विषय है आपका भूगोल, यूनिट है आपकी सेकंड जनसंख्या और सत्र 2021-22। अब स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन से कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जनसंख्या वृद्धि। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इस परिभाषा के ऊपर हम पहले गौर करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किन्हीं 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहा इसमें कि किन्हीं 2 समय बिंदुओं के बीच, मतलब 2 समय ले लिए, जैसे कि मान लिए प्रैक्टिकल की आप सोच सकते हैं 2010 ले लो, 2020। तो क्या हो गया कि 2 समय हो गए, 2 समय अंतराल 2010 और 2020, 2 समय बिंदुओं के बीच। ठीक है, फिर आगे क्या बात कर रहा है ये कि किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब कोई क्षेत्र ले लिया, जैसे कोई राज्य ले लेते हैं हम, मान लिया हमने अपना राजस्थान ले लिया। ठीक है, 2 समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या। अब क्या हो रहा है कि जिस क्षेत्र में वह जनसंख्या निवास कर रही है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्षेत्र ले लिया, ठीक है, 2 समय बिंदु, मतलब जैसे कि 2010, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं हम इसको, ये है 2020, ये तो हो गए 2 समय बिंदु। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में, ये ले लिया हमने कोई भी क्षेत्र, मतलब जैसे कोई राज्य का नाम ले लेते हैं हम, राजस्थान। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्र विशेष। अब क्या बोल रहा है आगे कि क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को, अब क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास कर रही है, मतलब राजस्थान राज्य में जो जनसंख्या निवास कर रही है, इन जनसंख्या में क्या होता है कि जो 2 समय बिंदु मैंने अभी आपको बताए थे कि ये वाला 2010 व 2020, अब इन 2 समय बिंदु के बीच यदि कोई जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। इतना पर डेफिनेशन में क्लियर हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। अब आपको देखो, आप ये डेफिनेशन रट तो लोगे, लेकिन आपको समझना भी है कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन में। ठीक है, तो आप वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये आपके समझने में काम आएगी, लेकिन मैं आपको एक एक बिंदु के बारे में समझाते हुए चलूंगी कि मतलब इस बिंदु का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब ये आपकी डेफिनेशन क्लियर है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। हमने सबसे पहले समझा जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि किन्हीं 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं,
जनसंख्या वृद्धि। इतना आपका डेफिनेशन क्लियर। अब आगे चलते हैं हम कि जनसंख्या वृद्धि है वह किन कारणों से होती है। मतलब जैसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता है तो मतलब उसके क्या कारण रहे हैं, इसे आप परिघटक भी कह सकते हैं और कारण भी कह सकते हैं। आप लास्ट क्लास में एक बार गौर करना कि मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कौन कौन से कारक बताए थे, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक व धार्मिक कारक। तो ये कारक भी क्या करेंगे, यही जो कारक हैं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या वृद्धि को भी क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये आपको लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो आपको कारक याद रखने हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो रीजन है जनसंख्या वृद्धि के परिघटक मतलब जो कारण रहते हैं, तो ये 3 कारण नोट किए गए हैं कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कारण है वह है ये 3। आइए बात करते हैं जनसंख्या के परिघटक। ये है आपका सेकंड बिंदु, जन्म, मृत्यु व प्रवास, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के परिघटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जन्म, मृत्यु व प्रवास। तो आइए बात करते हैं हम जन्म, मृत्यु व प्रवास किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अब देखिए जो जन्म, देखिए किसी जैसे जन्म है तो जन्म कैसे प्रभावित करेगा जनसंख्या वृद्धि को, कि किसी एक वर्ष के दौरान यदि मतलब समझिए आप इसको, जैसे एक, मैं आपको पहले इस डायग्राम पे बात करते हैं फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी, वरना ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। ये बात करते हैं, देखिए ये आपके सामने पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही, आगे और निरंतर बढ़ रही है, फिर स्थिर हो रही है, फिर वापस बढ़ रही है, फिर निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पैराग्राफ से आप क्या समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। मतलब जनसंख्या कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इसको हमने नाम भी दिया है, जैसे जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो इसे कहते हैं हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। क्या कहेंगे इसे, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। क्लियर, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि दर्ज किया जाता है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और इसी के विपरीत क्या होगा कि यदि जनसंख्या में कमी निश्चित की जाती है, कमी यदि दर्ज की जाएगी मतलब जनसंख्या में घटाव आ जाएगा, मतलब कमी आ जाएगी, तो वह जनसंख्या कहलाती है आपकी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इतना आपका क्लियर। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनात्मक जनसंख्या व ऋणात्मक जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि यदि दर्ज की जाती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे कि यदि जनसंख्या वृद्धि में कोई कमी पाई जाती है या जनसंख्या वृद्धि घटते हुए क्रम में पाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। ये भी आपका क्लियर। अब देखिए इस पैराग्राफ से तो आपका क्लियर हो गया कि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, किस प्रकार घट रही है, और इसके नाम भी हमने देख लिए, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि व ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए आगे बात करते हैं हम परिघटक पे। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारण है जन्म, मृत्यु व प्रवास। तो देखिए आप इसे समझेंगे अब जन्म के बारे में। देखिए जन्म की यदि हम डेफिनेशन देखें कि जन्म किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है, तो देखिए एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर। मतलब जन्म दर उच्च हो जाएगी तब भी क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि क्या हुई, जन्म दर क्या कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। क्या बताया मैंने आपको कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा
किसी एक वर्ष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। जन्म दर का फॉर्मूला क्या होगा? अशोधित जन्म दर बराबर है एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। जीवित बच्चों की संख्या। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको आगे की बता देती हूँ। इसमें आपको बटे करके लिखना है, ये आप पहले नोटिस कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या बटे में उस क्षेत्र में निवास करने वाले। अब ये आप नोट कर लिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। क्या बोला मैंने आपको, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, फिर आपको बटे में करके क्या लिखना है? उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या। मैंने आपको वो आपने नोटिस कर लिया होगा। उस क्षेत्र में निवास या निवासित भी कर सकते हैं आप शॉर्ट में, निवासित जनसंख्या, फिर इसको इंटू कर देना है 1000 से। ठीक है, इस प्रकार ही आपकी जन्म दर निकल जाएगी। और जन्म दर क्या कर रही है कि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने का काम कर रही है। मतलब उच्च जन्म दर होगी तो क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ये था जन्म दर के बारे में, अशोधित जन्म दर। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ इसका फॉर्मूला, आप नोटिस करिए अपनी बुक में। नोटबुक आप साथ में रखेंगे, जो ये नोट्स हैं ये आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं, और जो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये आपको पूरे नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, कि मैंने आपको जो चीज़ समझाई है उसको ध्यान से सुन करके, वो मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हुई चलूँगी, एक एक बिंदु के बारे में। कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपको जन्म दर के बारे में बताया, नोटिस करिए आप। प्रति एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर या जन्म दर के नाम से जानते हैं। इतना आपका क्लियर? अब बात करते हैं हम मृत्यु दर की, कि मृत्यु दर किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। तो देखिए, इसी के विपरीत क्या होगा कि एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, अशोधित मृत्यु दर। नोटिस करिए मेरे साथ साथ, अशोधित मृत्यु दर बराबर है एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या। मतलब जितने लोग मर रहे हैं, मरने वालों की संख्या बटे में उस वर्ष के मध्य निवास करने वाली जनसंख्या। मतलब टोटल जनसंख्या भी इसे कह सकते हैं, करने वाली जनसंख्या, और इंटू इसको कर दो आप 1000। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना बार बार प्रति 1000, तो आपको क्या करना है, इसको 1000 से इंटू करना है। तो ये आपके क्या मृत्यु दर का फॉर्मूला है। नोट करिए आप कि एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या बटे में
उस वर्ष के मध्य में निवास करने वाली जनसंख्या इंटू 1000, ये हो गई आपकी मृत्यु दर। अब आपको पता है यदि मृत्यु दर अधिक होगी, उच्च होगी, तो क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, घट जाएगी। मृत्यु दर यदि लोग क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, निम्न स्तर पर आ जाएगी। और यदि जन्म दर उच्च होगी तो क्या होगा कि जनसंख्या में क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं हम प्रवास के बारे में, कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास की बात करते हैं हम। थर्ड, देखिए प्रवास के बारे में हम सुनेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। समझिए इसे कैसे, कि व्यक्तियों के मतलब मनुष्य हैं, जैसे हम लोग हैं, तो यदि हम किसी कार्य से, किसी काम से या फिर रोजगार के कारण, शिक्षा के कारण या किसी सुविधाओं के अभाव के कारण यदि हम जयपुर में जाके बस जाते हैं, मान लिया कि हम सीकर में रहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चले जाते हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जयपुर में चले गए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थानांतरण मतलब प्रवास कहलाएगा। हमने क्या करा कि इस स्थान से अपना प्रवास दूसरी जगह पे कर दिया। समझिए इसे, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति रहता है गांव में, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, मतलब ये गांव समझ लिया आप, ए है हमारा गांव। गांव से क्या होगा कि व्यक्ति नगर में चला जाएगा, मतलब बी पॉइंट पे चला जाएगा। जो बी स्टेशन है आपका, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, मतलब ये समझ लिए ये हमारा खाटू श्याम जी है और ये जयपुर है, ठीक है। और यदि हम खाटू श्याम जी में यदि हमें कोई दिक्कत आती है या हम कोई रोजगार की हमारे पास कोई कमी है या शिक्षा का अभाव है या अन्य कोई सुविधाओं का अभाव यदि होगा, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम सोचेंगे कि जयपुर में हमें वो फैसिलिटी मिल सकती है, जैसे वहाँ पे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे चिकित्सा अच्छी है, हॉस्पिटल्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस स्थान को छोड़ करके मतलब नगरों में जाकर के बस जाएंगे। जयपुर एक नगर ही तो है ना, तो क्या होगा कि ये हमारा ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रवास कहलाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रवास किससे कहते हैं। नोट करिए आप अपनी बुक में कि व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। इतना आपका क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये थे आपके परिघटक, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारण कह सकते हैं, इनको परिघटक कह सकते हैं। जन्म, मृत्यु व प्रवास, ये आपके तीनों आपको याद होने चाहिए ढंग से। और आप में क्योंकि मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जन्म किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं। वह जन्म, मृत्यु व प्रवास किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये वाला आपका क्लियर है, जनसंख्या वृद्धि के परिघटक। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं, या कह सकते हैं इसे अवस्थाएं, या कह सकते हैं हम इसे पॉपुलेशन स्टेज, ठीक है। मतलब अलग अलग समय में, अलग अलग समय अंतराल में किस प्रकार जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि हमारे जो देश में जनसंख्या की गणना की जाती है, जनगणना की जाती है, वह पता है कितने साल में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से आप सुन लीजिए। प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान, 10 वर्ष के दौरान 11वें वर्ष क्या करी जाती है, जनगणना। जनगणना मतलब जनसंख्याओं की जो काउंटिंग होती है, जनसंख्या में मतलब वृद्धि हुई है या फिर घटाव हुआ है, तो इसे कहते हैं हम जनगणना। जनसंख्या की गणना करना जनगणना कहलाता है, ठीक है। और ये आपको समय याद रखना है कि 10 वर्ष के दौरान प्रत्येक 11वें वर्ष जनगणना की जाती है। और बताइए आपकी प्रथम जनगणना कब हुई थी। हमारे भारत देश में प्रथम जनगणना किस वर्ष दर्ज की गई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछ करके ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो देखिए
लेकिन आपको ये चीज़ें क्या है, साथ साथ आपको लर्न होनी चाहिए, साथ साथ याद होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का यदि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के बारे में, हर वर्ष ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में व जनसंख्या वितरण के बारे में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहली जनगणना थी वह की गई थी 1872 में, 1872 में हमारी प्रथम जनगणना की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से तो जनगणना हुई थी वह हुई थी आपकी 1881 में, ठीक है, 1881 में। और यदि ये पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा इसमें 1951 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में दर्ज की गई थी। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, वह चौथा पॉइंट आपका ये वाला, ये आंकड़े हैं, ये आपको याद रखने ही है अपने दिमाग में कि प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी और इसके बाद में पूर्ण रूप से जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 1881 में। वह स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, ये आपका क्लियर।